नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवी टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आईटो का कन्वेंशन चल रहा है औरंगाबाद में। 38वां कन्वेंशन है और इसमें ना सिर्फ ट्रैवल ट्रेड के जितने भी बड़े लोग हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ आए हुए हैं, बल्कि टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया टीजीएफआई के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह राठौड़, जो कि टीजीएफआई के प्रेसिडेंट हैं। नरेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका डीवी टीवी पर। नमस्कार। पिछले ही हफ्ते एक बड़ा हादसा फतेहपुर सीकरी में हुआ है, जहां पर एक फ्रेंच महिला की गिरकर मौत हो गई। और ये टूरिज्म के इतिहास में शायद एएसआई की नेग्लिजेंसी से हुआ सबसे बड़ा हादसा है। आप इस पूरे हादसे को और इसके बाद जब एएसआई ने जो कदम उठाए हैं या फिर नहीं उठाए, उनको कैसे देखते हैं? ये हादसा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर किसी की जान चली जानी, किसी टूरिस्ट की, इससे बड़ा हादसा तो क्या हो सकता है। सीधे सीधे अगर कोई आदमी गिरता और गिर के जान निकल जाती है उसकी, तो आपकी इमेज तो अच्छी नहीं गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर इसमें एएसआई को, क्योंकि इसमें नोडल एजेंसी एएसआई है, तो हम जिम्मेदारी एएसआई की माने। मगर उसके साथ साथ में सिस्टम भी इसके साथ में जिम्मेदार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे एएसआई हो, चाहे उसके अलावा कोई और बॉडी हो, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और है। जो भी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, उन टूरिस्टिक प्लेसेस के ऊपर एक तो वहाँ पर हर वक्त एक फर्स्ट एड या प्राइमरीली कोई डॉक्टर वहाँ पे, कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पोस्ट कोविड ये जो केसेस आ रहे हैं कि किसी भी आदमी को कभी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, कभी हार्ट फेलियर होता है, या अगर कोई किसी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, कहीं वेंस की प्रॉब्लम हो रही है सडन, तो उसके लिए एक टूरिस्ट घर से निकल जाता तो उसके बाद में वो किसी न किसी के भरोसे हो जाता है। तो टूरिस्ट जो हमारे यहाँ आ गया वो हमारे भरोसे हो गया, उसको हमारे देश की व्यवस्थाओं से डायरेक्ट को लेना देना नहीं, मैं इतना लेना देना कि जब तक वो टूरिस्ट के तौर पे यहाँ रह रहा है तो उसके इस तरीके की सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए। तो पहली चीज़ कि वो हुआ ही क्यों, कहीं न कहीं बैरियर में क्या कमी थी कि बैरियर टूट गया या नहीं था, क्या वजह रही जिसके, तो हमें उनको निकालना पड़ेगा इन कमियों को, और हमें ठीक करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। ऐसा ही इससे सबक ले, और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है वो इसको बिल्कुल जैसे लिया जा सकता है, जितना सीरियस लिया जा सकता है उसको ले, और उन कमियों को ठीक करे। नॉट ओनली फतेहपुर सीकरी, थ्रू आउट इंडिया जहाँ कहीं पे भी ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स हैं उनको तुरंत उसको सुधारा जाए, और अगर रिपेरेबल है तो रिपेयर किया जाए, या नए बैरियर्स बनाए जाएं। सिक्योरिटी के अंदर हमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए अगर हमारी टूरिज्म की इमेज अच्छी भेजनी है। इसके साथ साथ ऐसे ही भी नहीं, जहाँ जहाँ स्टेट टूरिज्म का मॉन्यूमेंट्स है, तो मैं सभी रेस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि वहाँ पर भी जो जैसे राजस्थान आर्कियोलॉजी है, मध्य प्रदेश आर्कियोलॉजी है, या यूपी आर्कियोलॉजी है, किसी भी स्टेट की है, उनको भी इस पर बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। इसके अंदर ऐसे किसी एक्सीडेंट के लिए हमारे टूरिज्म में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हर बड़े मॉन्यूमेंट पे जहाँ पे रोज़ाना 5,000 या 10,000 टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, प्लस एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हर वक्त होनी चाहिए, जिससे सडन अगर किसी को ज़रूरत में पड़े तो उसको असिस्टेंस मिल जाए। तो इसलिए हमारी ये मांग है, स्टेट गवर्नमेंट से भी है, और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों से ये डिमांड है कि इसका इस तरीके का रिपीटेशन कभी भी ना हो, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था मिले। ये आप चूंकि टीजीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गाइड्स की ये सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है, क्या कभी आपको ऐसा रियलाइज होता है कि टूरिस्ट गाइड्स जितने भी हैं हमारे यहाँ जो काम करते हैं अलग अलग फॉरेनर्स के साथ, इनकी ट्रेनिंग में इस तरीके के आपातकालीन मॉड्यूल इस तरीके के होने चाहिए, या फिर इनकी फर्स्ट एड देने की जो ट्रेनिंग है वो अब थोड़ी सी ज़्यादा अपग्रेड होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति फिर से आती है तो गाइड खुद सक्षम हो फर्स्ट एड देने में? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जो नई गाइडलाइन आई 2017 में, उससे पहले की गाइडलाइन में हमारे जो 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, तो उसमें करीब करीब सभी सब्जेक्ट टच किए जाते थे, मगर इस सब्जेक्ट को उस समय छुआ नहीं गया। और अब इन्होंने उसका प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया, तो ऑनलाइन में सब चीज़ें प्रॉपर हो नहीं सकती। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी एग्जिस्टिंग गाइड्स हैं,
क्योंकि जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि आजकल कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट फेल्योर के, हार्ट अटैक के, आपके ब्रेन स्ट्रोक, इस तरीके के जो जितने भी घटनाएं हो रही है, जो केसेस आ रहे हैं, उसमें हमें बाकायदा हमारे गाइड्स को अवेयर करना चाहिए और किसी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनको इस तरीके की गाइडलाइन दी जाए कि ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से कदम उठा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स की बात की तो ये हम ये जानना चाहेंगे, आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी ऑफलाइन ट्रेनिंग ली थी, अभी ऑनलाइन वाला सिस्टम आया है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग को कैसे कंपेयर करते हैं? ऑफलाइन ट्रेनिंग बेहतर ऑप्शन था गाइड्स के लिए या ऑनलाइन ट्रेनिंग बेहतर ऑप्शन है? अगर आप ट्रेनिंग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो ऑफलाइन ही ट्रेनिंग था, ऑनलाइन तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। इसलिए ट्रेनिंग नहीं है कि ऑनलाइन में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, और उसके अंदर आदमी इस तरीके की वो चेंजेस कर सकता है कि आदमी आप किसी आदमी को, किसी भी कैंडिडेट को जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं, वो खुद कर रहा है या उसके बिहाफ पे कोई और कर रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस देखे गए हैं। इवन हमारे जो रिफ्रेशर कोर्सेज में भी और जो फैसिलिटेटर कोर्स है उसके अंदर भी कि मालूम चल रहा है कि दादाजी के लिए पोता ऑफलाइन वो ट्रेनिंग ले रहा है और जो सर्टिफिकेट गया वो दादाजी के नाम का चला गया। हमारे गाइड्स में, हमारे नोटिस में ये सारे कम से कम सैकड़ों के तादाद में केसेस हैं जिसमें जो गाइड इसके टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे उनकी जगह दूसरे लोगों ने वो मॉड्यूल क्लियर किए हैं। तो इसलिए मैं तो इस ऑनलाइन ट्रेनिंग को ट्रेनिंग ही नहीं मानता। मिनिस्ट्री को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और एक गाइड, आप प्रॉपरली गाइड तैयार कर रहे हो, गाइड एक टीचर की तरह होता है। अगर कल को अगर उसने, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जो एक स्पीच के दौरान उन्होंने वाराणसी में कहा है कि गाइड अप टू डेट होना चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ में वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए। तो ऐसी पोजीशन में अगर ऐसे लोग अगर ट्रेड में आए तो मैं तो नहीं मानता कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि वो न केवल हमारे गाइड्स की जो छवि है उसको धूमिल कर रहा है, हमारे देश की गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं तो उसको क्राइम की दृष्टि से देखता हूँ। गाइड हो तो उसके पास में एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, और उसके क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग में किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो एज अ TGFI प्रेसिडेंट, आप कभी इस मुद्दे को कभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में आपने उठाया, या फिर आपने अपना जो डिस्प्लेजर है, आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, आपको लगता है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, आपने कभी इस मुद्दे को वहाँ तक उठाया? हाँ, अभी हमारी 2 दिन पहले मीटिंग थी और 26 तारीख को हम दिल्ली में थे। तो दिल्ली में हमारे जो RD नॉर्थ हैं उनसे भी इस बारे में डिस्कशन हुआ। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है नीरज शरण जी, उनसे भी हमारा डिस्कशन हुआ, और हमारे जो इसके पर व्यूज़ हैं वो हमने उनसे शेयर किए कि सर एक गाइड जो है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्पीच दिया और उसमें 2 चीज़ें मेरे को पकड़ में आई, 2 चीज़ें मेरे समझ में आई। एक चीज़ तो ये समझ में आई कि जो भी टूरिस्टिक प्लेस हैं वहाँ के हर व्यक्ति को वहाँ की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो प्रोफेशनल गाइड है उस प्रोफेशनल गाइड की योग्यता इस तरीके की होनी चाहिए, ट्रेनिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि उसकी नॉलेज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई कहे 240 साल पुराना, कोई कहता 200 साल पुराना, कोई कहता 300 साल पुराना है, मगर यदि वो 240 साल पुराना तो बिल्कुल 240 साल पुराना ही होना चाहिए। ये बिल्कुल उनके से मैं अक्षर सहमत हूँ, क्योंकि अगर गाइडिंग में अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, आप नॉलेज के मामले में वेल इक्विप्ड नहीं हो, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप अपने प्रोफेशन के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, और आपको गाइडिंग प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। आप हमारी गलत इमेज पेश कर रहे हो, साथ साथ में जितने भी गाइड हैं और उनकी छवि भी आपके साथ साथ में धूमिल हो रही है। तो गाइड इसके ऊपर तो हमारे मिनिस्ट्री को मैं न केवल उनसे मौखिक हमारा डिस्कशन हुआ है, मैं रिटर्न में देने वाला हूँ कि साहब आप गाइड ट्रेनिंग के मामले में कोई भी लिहाज मत करिए और किसी तरीके का कोई कंसेशन मत दीजिए, और ऑफलाइन ही ट्रेनिंग होनी चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके मॉड्यूल को और उसके सिलेबस को भी वापस रिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बदलते समय के साथ साथ में नए टॉपिक जुड़ते जाते हैं। तो आपका गाइड वेल
इक्विप्ड है कि नहीं है, इस बारे में आपको पूरी वो लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। तो ये बड़ा सीरियस इश्यू है, क्योंकि आज की तारीख में पोस्ट कोविड के बाद में होटल्स महंगे हो गए, तो जो एस्कॉर्ट चल रहे थे उनको जो रूम कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता था, किसी ज़माने में रूम ग्रुप के साथ होता था, वो ट्रेवल एजेंट्स ने उस ग्रुप के रूम, उस टूर लीडर के या गाइड के रूम को निकाल के उन्होंने कॉस्टिंग में डाल दिया अपने खर्चे कम करने के लिए। फिर जैसे तैसे उस गाइड के जो भी रिलेशन होते थे या लिहाज करके जो होटल्स आप हमारे को रूम देती थी, उन्होंने इस कोविड के बाद में वो रूम देना बंद कर दिया। कई बार हमारे साथ ऐसी पोजीशन हो जाती कि हमारे होटल कहीं रिमोट एरिया में है, उसने हमें रूम नहीं दिया, या उसने रिलेशन उसमें कुछ छूट भी दी, छूट देने के बाद भी वो रूम 4,000 का 5,000 का है। एक गाइड की हैसियत नहीं कि उसको 2,000 रुपये अगर कंपनी वाला 2,500 रुपये पे कर रहा है, वो 4,000 का रूम ले ले, ये कहाँ से संभव ही नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करता है कि पता नहीं कितनी दूर पैदल चक्कर काटता है, जैसे तैसे जिस हालात में वो अपना काम निकालता है। मगर इससे ये तो कहा जाएगा कि उसके काम पे फ़र्क आएगा और उसकी हैसियत में फ़र्क आएगा। ये एजेंट्स को सोचना चाहिए कि अगर रिमोट एरिया में अगर कोई होटल है, तो उसको गाइड को एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, और वो डिस्काउंटेड रेट जो कि वो अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं कि उसको 10,000 का रूम था 5,000 का करवाते, तो 5,000 का भी उसके लिए तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए एक तो वो होना चाहिए, एक चाहे लोकल में हो चाहे एस्कॉर्टिंग में, उसके जो भी हमारे वेजेस तय किए हैं, क्योंकि हमारे बीच में ये कि हम जो तय करते हैं वो वेजेस दिए जाएंगे, अदरवाइज इनका साइन करने का क्या तुक है? फिर तो साइन नहीं करने चाहिए, फिर तो फ्री छोड़ देना चाहिए कि जिस दिन गाइड का दाव लगेगा उस दिन वो अपने चार्ज ले लेगा। और जब वो ज़्यादा है, जैसा कि वो तो कर रहे हैं, गाइड नहीं कर रहा आज की तारीख में, क्योंकि वो उससे बंधा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों के बीच में इस तरीके, गाइड और ट्रेवल एजेंट दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे नहीं चल सकते, साथ ही चल सकते हैं। तो इनमें तालमेल बना रहना जरूरी है, विश्वास बना रहना जरूरी है, आपसी अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी जरूरी है। तो उसके लिए आईटो को इसके अंदर पहल लेनी चाहिए, अपने जो भी मेंबर्स हैं उनको एडवाइजरी जारी करे, उनको सबको इंस्ट्रक्शन जारी करे कि भाई कोई भी आदमी जो हमने रेट तय कर दिए वो पूरी रेट पे करे गाइड को। ये जो आप कह रहे हैं कि होना चाहिए या ऐसे, एज ए TGFI प्रेसिडेंट आप अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव इस विषय में ले सकते हैं? जैसे हमारे पास कई सारे होटल ऐसे हैं जो कि गाइड को, एक तो रिमोट एरिया में वो जो आपने बात की कि वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव गाइड के पास है भी नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह रुक सके, ऐसी जगहों पर गाइड के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि जो होटल रेट मांगे वो दें। तो एज ए TGFI प्रेसिडेंट, चूंकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बॉडी आपकी है और चूंकि आप राजस्थान से ही आते हैं और ज़्यादातर एस्कॉर्ट्स भी राजस्थान के ही हैं, ज़्यादातर टूर्स भी राजस्थान के ही होते हैं, और जहां सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इस समय गाइडों का हो रहा है वो रिमोटली एरियाज भी आज राजस्थान में ही है। तो आप अपनी तरफ से क्या एक कोई ऐसा आश्वासन या क्या कोई एक ऐसा एक्शन लेने का एक आश्वासन आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं TGFI प्रेसिडेंट होने के नाते, कि आप कोई कदम इस विषय में उठाएंगे? नहीं, जैसे आइटो के साथ तुम्हारे जो वेजेस रिवीजन की जिस दिन मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे 15% इंक्रीज किए गए चार्जेस, उस दिन उस मीटिंग में ये सब्जेक्ट जोर शोर से हमने उठाया था, स्ट्रांगली उठाया था। तो ट्रेवल एजेंट्स ने उस दिन हमारे को ये आश्वासन दिया था कि हम जो होटल्स यूज़ में ले रहे हैं, उन होटल्स को हम कहेंगे कि हमारे एस्कॉर्ट्स को एक रीजनेबल रेट पर रूम मिले, और इसके साथ साथ में जो होटल एसोसिएशन है उनसे हम बात कर सकते हैं। मगर TGFI के पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म या इस तरीके की कोई पावरफुल वो एजेंसी नहीं है कि जिसके तहत वो मॉनिटर करके और प्रेशराइज करके किसी को मना सके इसके ऊपर, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे गाइड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो शिकायत नहीं करते हमें। सबसे पहले हमारे गाइड्स को इस पोजीशन से बाहर निकलने के लिए शिकायत करना सीखना चाहिए कि अगर उसको रूम नहीं मिलता है, अगर होटल्स ने ऐसा कुछ कर रखा है, तो उसके अंदर जो टूर कर रहा है, सपोज करो गाइड के बिना अगर वो काम चला सकता है, जो भी टूर ऑपरेटर है, ऐसा तो संभव नहीं है, गाइड तो उसको लगाना है। तो कह दे कि मेरे को रूम देगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो उसके रूम के लिए उसका टूर कैंसिल नहीं हो सकता, न गाइड सर्विसेज कैंसिल हो सकती है। तो ऐसे में उसको ना करना सीखना पड़ेगा कि साहब अगर मेरे को रूम नहीं मिलेगा रिमोट एरिया में, तो मैं इधर उधर ढूंढता नहीं फिरूंगा, मैं पैदल नहीं चल सकता 10 किलोमीटर, तो आपको मेरे को वहाँ पे रूम देना ही पड़ेगा। अगर
उसकी जगह दूसरा भी जाएगा तो उसको भी वही शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ आएगी। तो गाइड को मजबूत होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और उसके लिए ये ज़रूर है कि अगर ऐसे लोगों को हम खुद भी स्ट्रॉन्ग करें, टीजीएफआई का भी ड्यूटी बनती है कि जो लोग शिकायत करते हैं या अपने इंटरेस्ट और अपने राइट्स के प्रति जागरूक हैं, उन लोगों को सपोर्ट करें। ये नहीं हो कि कल को वो किसी एजेंसी को मना करे, उसकी जगह दूसरा चला गया और उसका वहां से काम बंद हो गया। हम ये नहीं चाहते उसके साथ। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। थैंक यू साहब। नमस्कार। थैंक यू।